नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जया कौशिक और एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं कशिश मित्तल। इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और ये वायरल है इनका एक गाना जो कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना। 38 सेकंड का एक क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लाखों की संख्या में लोग जो हैं इनको सुन रहे हैं और इनका तारुफ हम आपको करा देते हैं, कशिश के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। कई चीज़ों के महारथी हैं ये। आईएएस की नौकरी इन्होंने की और वो नौकरी उन्होंने जो लोगों का ख्वाब होता है कि किसी तरह आईएएस बन जाए, ये यूपीएससी जॉइन करने के बाद आईएएस की काफ़ी सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने छोड़ दी। तो यूपीएससी एग्जाम उन्होंने दिया, पास किया और छोड़ दिया है उस नौकरी को और महज़ 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर वो बने थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने उपलब्धि हासिल की थी। उससे पहले उन्होंने ऑल इंडिया रैंक जेईई का एग्जाम दिया था जिसमें 4th रैंक अगर मैं सही हूँ तो वो उन्होंने हासिल की थी और दिल्ली आईआईटी से वो पास आउट हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस वो उन्होंने वहाँ से किया है। उसके बाद बहरहाल आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में कुछ वक़्त काम किया और उसके बाद उन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, दिशा एआई करके जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबके मन में सवाल ये आ रहा है कि लोगों का जो ख्वाब होता है कि आईएएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वो तमाम ख्वाब उनके पूरे हुए थे। बावजूद उसके उन्होंने आईएएस की नौकरी क्यों छोड़ दी और अब आगे क्या प्लान है? और इस गाने को जो वायरल हुआ है, वो अब उस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं? कशिश से ही जान लेते हैं। कशिश बहुत-बहुत सुपर टैलेंटेड आप हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। और एक इस वक़्त आप एक सिंगिंग सेंसेशन बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ देखो आपके इंटरव्यूज़ वग़ैरह चल रहे हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई? कब से आपने गाना सीखना शुरू किया? पहले तो उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच जया जी एंड फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत अच्छे से आपने आई थिंक ऑलरेडी हमारी जर्नी के बारे में शेयर किया। तो मेरे लिए भी एक बहुत इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू सी ऑल द लव, इतना सारा जो प्यार मिल रहा है, अप्रिसिएशन एंड लैक्स ऑफ पीपल आर शेयरिंग द म्यूज़िक। तो वो एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक बहुत खुशी का एक मौका होता है। सो मेरे भी म्यूज़िक की जर्नी बहुत अर्ली इन द लाइफ शुरू हुआ। मेरे हमारे पेरेंट्स श्री जगदीश कुमार मित्तल वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं पंजाब में। और संगीता मित्तल हमारी मदर वो शी इज़ अ होम मेकर। तो वो दोनों को म्यूज़िक क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत शौक़ रहा हमेशा। और वो खुद उनको सीखने का उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला, तो उन्होंने चाहा कि जब मैं और मेरे यंगर ब्रदर हैं लविश, तो हम दोनों अर्ली एज से क्लासिकल म्यूज़िक सीख सकें। सो शुरू में तो मैं दरअसल 3 वर्ष की मेरी उम्र थी जब जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने म्यूज़िक का। बट उसके बाद कुछ ट्रांसफ़र्स होती रहीं फादर की। तो बट जब मैं 8 साल का था तब से फिर एक प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुई। प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी चंडीगढ़ में रहे, उसके बाद उनसे पहले सीखा। और उसके बाद उनके गुरु के पास वो हमें लेके गए, पंडित यशपाल जी, जो कि आगरा घराना के एक बहुत सीनियर माइस्ट्रो रहे। सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि इन गुरुओं से मोर देन 25 ईयर्स आई गॉट टू लर्न। और वो एक जर्नी है, आई थिंक उसको किसी भी और वो जो गुरु शिष्य परंपरा में आप सीखते हैं उसको उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दैट इज़ एन एक्सपीरियंस जो आपको ना सिर्फ म्यूज़िक के लिए बट पूरी लाइफ के लिए आपको प्रिपेयर करता है, राइट? तो दैट वाज आई थिंक हुँ। हाउ माय म्यूजिकल जर्नी स्टार्टेड। तो 8 साल की उम्र में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है, क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11 साल की उम्र में पहला आपका स्टेज परफ़ॉर्मेंस रहा? जी, जी, बिल्कुल। ये और वो भी एक बहुत प्रेस्टीजियस म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, श्री हरिवल्लभ म्यूज़िक फेस्टिवल जो जालंधर में होता है। और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूज़िक फेस्टिवल्स इन द कंट्री। तो वहाँ पे गाने का मौका मिला। तो आई हुँ, थिंक जैसे कहते हैं, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होने के लिए आपको स्टेज का एक्सपोज़र, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। स्टेज इज़ द बेस्ट टीचर। हुँ, तो इसलिए हुँ, हमारे गुरुओं ने भी चाहा कि यंग एज से हमें वो एक एक्सपीरियंस मिले। सो दैट इज़ हुँ। हाउ द परफॉर्मेंस इज़ स्टार्टेड। हुँ।
अच्छा कशिश आपने बहुत कुछ किया। आप आईएएस रह चुके हैं। 9-10 साल आप उसमें नौकरी आपने जॉब अपनी की है। आप इंजीनियर भी रह चुके हैं और अब आप शास्त्रीय संगीत को आगे परस्यू कर रहे हैं। आपने एक स्टार्टअप भी अपना शुरू किया है। तो आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ पाने के लिए सबसे पहले आपका एक होता है ना बचपन में एक किसी का ख्वाब होता है, तो आपका क्या ख्वाब था? आई थिंक जैसे मैंने कहा कि बहुत कम उम्र से ये जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस हुए। सो एक वो आपकी हमें साथ में एकेडमिक्स भी चलता था, पढ़ाई का भी शौक था, जैसे मुझे मैथ साइंस इन सब का भी इसमें भी रुचि थी। बट आई थिंक म्यूज़िक और आर्ट आपको शेप करता है, आपकी कंसंट्रेशन, आपका कामनेस, कंपोजर बहुत इम्प्रूव करता है। सो आई थिंक इसको मैं बहुत क्रेडिट म्यूज़िक को भी देता हूँ कि जो एकेडमिक्स में भी जो सक्सेस मिला लेटर इन द लाइफ, तो दैट उसका कहीं ना कहीं आर्ट फॉर्म्स में, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में डेफिनेटली इट हैड अ रोल टू प्ले। सो हुँ, मैंने ट्वेल्थ के बाद तो उस समय आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब भी साथ में हम म्यूज़िक करते सीखते भी थे और परफॉर्मेंसेस भी होती थी। और हुँ, I got into IIT. I secured ऑल इंडिया फोर्थ रैंक IIT जेई में। तो IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मुझे मिला। तो वहाँ पे भी एक दिल्ली में जो कल्चर था आर्ट फॉर्म्स का, तो वो मुझे बहुत आई थिंक उसने हेल्प किया। इनफैक्ट आपने एक हुँ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, स्पिक मैके, जो कि ग्लोबली बिग थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सर्ट्स करते हैं क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस एंड थिएटर के। हुँ, तो उनके जो फाउंडर हैं हुँ, प्रोफेसर किरण सेठ, वो हुँ, हमारे आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रहे। वो प्रोफेसर थे, तो उनके हुँ, साथ मिलना, उनसे देखना कि किस तरह से वो बड़े 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 आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स हम ऑर्गेनाइज करते थे। तो उस्ताद अमजद अली खान साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर, इन सब लोगों के कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करना, कभी कभी मौका मिलना उनके साथ पीछे बैठ के तानपुरा बजाने का भी। सो दैट वाज अ हुँ, एक्सपीरियंस विच इज़ अनपैरेलल्ड। और मुझे बहुत उसने हुँ, इंस्पायर किया एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ग्रो करने के लिए। हुँ, और जब जब हुँ, फाइनल ईयर का समय था आईआईटी में, तब क्योंकि फैमिली में हमारे सिविल सर्विसेज का एक माहौल था। मेरे फादर हुँ, पुलिस में रहे हैं, आईपीएस में। तो एक मुझे भी नेचुरली एक इंस्पिरेशन वो था कि ये ट्राई करके देखते हैं यूपीएससी हुँ, का जो एग्ज़ाम है। एंड फाइनल ईयर में मैंने हाँ, प्रिपरेशन किया आईआईटी के दौरान। और राइट आफ्टर कॉलेज फिर हुँ, 2010 में आई रोट द एग्ज़ाम, और आई वाज फॉर्चुनेट टू टू गेट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हुँ, उससे एक सर्विस का हुँ। भी वो एक जर्नी स्टार्ट हुआ। हुँ। यहाँ बहुत से लोग सवाल ये भी करते हैं कशिश कि आप आईएएस ऑफ़िसर बन गए बहुत कम उम्र में 21 साल में आपने उस जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई, यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया। आपने लेकिन आईएएस की नौकरी छोड़ी क्यों? एक सवाल ये उठ रहा है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में जो है पोस्टिंग दी जा रही थी जिस वज़ह से आप वहाँ जाना नहीं चाहते थे इसलिए आपने छोड़ दी। जी, जी, इस तरह के बहुत क्वेश्चन मुझे अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं इनफैक्ट जब मैंने आईएएस का एज अ सर्विस स्टार्ट किया, तो इनिशियली इनफैक्ट उसके साथ साथ भी मैं म्यूज़िक को कंटिन्यू रख रहा था। और इवन नॉट ओनली इन आईएएस, उससे पहले भी आईआईटी में भी 4 साल मेरे रूम में मेरा तानपुरा को मैं साथ में रखता था, और परफॉर्मेंसेस करते थे, कॉम्पिटिशन्स, और फिर स्टेज शोज करने शुरू किए। और एज अ ऑफिसर भी जब भी जितना भी समय मिल पाता था अपने आर्ट के लिए, अपना पैशन के लिए, तो आई यूज़ टू गिव इट। और इनफैक्ट लर्निंग भी साथ साथ में कंटिन्यू रहा हमारे हुँ, गुरु पंडित यशपाल जी से। उस हुँ, समय भी मैं सीखता रहा, क्योंकि वो एक एडवांस ट्रेनिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है एज अ ग्रोइंग हुँ, आर्टिस्ट। तो अब मेरा फर्स्ट जो सेट ऑफ पोस्टिंग्स रहा वो चंडीगढ़ में था। आई वॉज एसडीएम एंड एडीसी चंडीगढ़। उसके बाद इनफैक्ट मैं आई वॉज पोस्टेड एज डीएम इन तवांग। तो मैं वहाँ पे भी हुँ, सर्व किया मैंने अरुणाचल में एज डीसी इन तवांग। और फिर हुँ, उसके बाद मैं सेंट्रल डेपुटेशन पे आए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर नीति आयोग में वाइस हुँ, चेयरमैन ऑफिस में भी सर्व किया। हुँ, तो बहुत अच्छा एक एक्सपोजर, जो अब 3 लेवल्स बोलते हैं गवर्नेंस के, कि सिटी, स्टेट और सेंटर, तीनों का मुझे एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिला। एंड आई हुँ, थॉरोली एंजॉयड सारे जो हुँ। एक्सपीरियंसेस थे। तो बट छोड़ने कहीं की ना कहीं वजह क्या रही? हाँ, छोड़ने वो की कहीं वजह ना क्या कहीं रही? मेरे बैक ऑफ द माइंड में था, आई थिंक शुरू से, कि एट सम पॉइंट मैं उन चीज़ों को समय ज़्यादा देना चाहूँगा जो सचमुच मेरे करीब हैं, और जिनको मैं परस्यू करना चाहता हूँ लाइफ लॉन्ग। सो आई थिंक डेफिनेटली क्लासिकल म्यूजिक वाज वन सच आई थिंक लेकिन वो स्पेसिफिक थिंग। पॉइंट कौन-सा था जिस वक़्त आपने ये निश्चय लिया, ये डिसीज़न लिया क्योंकि छोटा-मोटा डिसीज़न नहीं है। आईएएस बन के उसको 10 साल तक नौकरी करने के बाद छोड़ना
और फिर इस तरह की बातें जब आती हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग होने के कारण आप वहाँ जाना नहीं चाहते थे इसलिए छोड़नी पड़ी, वो कौन-सा पॉइंट था? वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए आप। हाँ, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली इसकी। तो हाँ। मैं इनफैक्ट नीति आयोग में तब पोस्टेड था, और हुँ, वाइस चेयरमैन ऑफिस में, और उस समय बहुत काम भी करने का मौका मिला, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम्स है, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई हमने उस टाइम स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिक हुँ, व्हीकल्स का पॉलिसी था, उसमें कंट्रीब्यूट करने को का मौका मिला। हुँ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम आपने जो सुना होगा, कि कैसे आप जो डिस्ट्रिक्ट्स को जो कि पीछे हैं अभी सोशल इंडिकेटर्स में, उनको compete करा सकें और उनको हुँ, आप आगे लेके आ सकते हो। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने उस टाइम पे उसमें कंट्रीब्यूट किया, लॉन्च हुए कंट्री वाइड। हुँ, तो हुँ, काम वो चल रहा था, और साथ में म्यूज़िक का भी मैं एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, कभी जश्न रेख्ता में, कभी तानसेन हुँ, म्यूज़िक फेस्टिवल में, कभी इंदौर म्यूज़िक फेस्टिवल में सब परफॉर्मेंसेस चल रही थी। तो एक दिन क्या हुँ, हुआ कि नीति में हमारी एक सीनियर एक लेडी कॉलीग थी, वो बहुत वाइज और अच्छे समझदारी की बातें करती थी। मुझे बहुत उनसे कई बार अच्छी चीज़ें सुनने मतलब सीखने को मिलती थी। तो एक दिन मैं उनके सामने बैठा, हुँ, थोड़ा कंफ्यूज्ड, शायद मेरे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन था कि हुँ, मेरे चेहरे से उनको उनको लगा कि क्या बात है, आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं, आप थोड़े असमंजस में लग रहे हैं। तो मैंने हुँ, उनको बताया कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि शुड आई कि मैं अपने दिल की आवाज़ सुनूं कि अपने दिमाग की आवाज़ सुनूं, राइट? क्योंकि हुँ, एक लगता है कि एज एन ऑफिसर आपको काम करना है, आपको जिसके लिए इतनी मेहनत की है आपने, इतना हाँ, एग्जाम में तैयारी, भाग दौड़, आईआईटी के समय में आईआईटी की भी प्रिपरेशन, काम करना, यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करनी, म्यूज़िक भी करना। तो वो सारा उस करियर को आगे बढ़ाया जाए कि एक म्यूज़िक जो कि इतनी बड़ी लेगेसी का आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आगरा घराना के टॉप मोस्ट आर्टिस्ट से आपने सीखा, तो वो हुँ, मुझे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप वो लेगेसी हुँ, को आगे बढ़ा सकें। तो मैंने कहा हुँ, कि मुझे ये एक असमंजस है कि मैं अपने दिल की आवाज़ सुनूं कि अपने दिमाग की। हुँ, तो आई थिंक वो मेरी तरफ देखती रहीं हुँ, कुछ समय, और फिर वो मुस्कुरा कर बोली कि आपको इन दोनों की आवाज़ ही नहीं सुननी चाहिए। हुँ, तो मैंने कहा कि दोनों की नहीं सुनी तो फिर किसकी सुने? तो हुँ, कहते हैं आप ध्यान दीजिए, आपके अंदर एक तीसरी आवाज़ भी होती है। हुँ। तो आप दिल और दिमाग की सुनेंगे, कभी इधर एक डायरेक्शन में जाएंगे, कभी दूसरे में जाएंगे। तो एक तीसरी आवाज़ है, विच इज़ योर इनर वॉइस, जिसको बोलते हैं। तो और ये पॉलिटिशियंस की जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वैसी ही कुछ जागृत हुई थी क्या आपकी आई डोंट नो भी? अबाउट दैट, बट वो मैम की जो एक ये स्टेटमेंट थी, वो मुझे बहुत उस टाइम स्ट्राइक की। तो मैंने तब कुछ नहीं बोला, कहते वो तीसरी आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, अगर हुँ, आपको वो अगर सुन सकते हो तो वो आपको सही गाइड करेगी। तो मैं हुँ, उस टाइम में तो मैं उठ के वहाँ से चला गया। फिर देन आई स्टार्टेड टू जिस थिंक उन्होंने क्या बोला था, और हुँ, अपने साथ कुछ समय बिताया, और जस्ट ट्राई टू लिसन टू दैट इनर वॉइस, जिसको कहते हैं हुँ, वो कहाँ है, कैसी होती है, वो इसको हुँ, बयान करना इजी नहीं है। बट हुँ। देन आई थिंक आफ्टर सम टाइम आई हैड द आंसर कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो ये जो बातें कही जाती हैं कि आपकी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग एक कारण थी आपका आईएएस की जॉब छोड़ना, वो वजह नहीं है कि आप वहाँ नहीं जाना चाहते थे? हाँ जी, आई थिंक नॉर्थ मेरा ईस्ट मोस्टली आई थिंक जो म्यूज़िक का एज अ जर्नी रहा है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत आता था कि आप आईआईटी आईएएस उसके बावजूद मूवी म्यूज़िक कर रहे हैं हाँ, और साथ साथ में कैसे कर रहे हैं। तो मैं उसका इसका भी यही हमेशा आंसर रहता था कि हाँ। मैं एज अ आर्टिस्ट हुँ, पहले हूँ, बिकॉज हुँ, वो जर्नी मेरी बहुत पहले से शुरू हुई हुई है। ये जो हुँ, एकेडमिक्स एंड जो प्रोफेशनल करियर था वो बाद में आया। हाँ। तो आई जस्ट वांटेड टू गो बैक टू माय रूट्स। तो आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और आपने फिर परस्यू किया उसी करियर को आगे बढ़ाने का सोचा जो कि दिल से निकली आपकी आवाज़ थी, क्लासिकल म्यूज़िक में आप आगे बढ़े। लेकिन एक सवाल फिर थोड़ा-सा मैं फिर वहीं लेके आऊँगी, फिर आगे हम और चर्चा करेंगे कि अगर आपने देखिए सिविल सर्विसेज़ को चूज़ करना इतना आसान नहीं होता उसको क्लियर करना, आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। बहुत से सवाल उठते हैं कि एक सीट फिर किसी और को मिल जाती है अगर आप उसमें ना चुनाव आपने किया होता। एब्सोल्युटली, ये क्वेश्चन इनफैक्ट ये सिविल सर्विसेज में ही नहीं, उससे पहले भी पूछा जाता है कि आप आईआईटी जब आपने किया है इंजीनियरिंग की तो सीट भी आपने वो राइट। सीट खराब हाँ, कर दी, या वो हाँ, किसी और को मिल जाती, और हाँ, वो आपने फिर अगर आईएएस ही करना था तो आपने आईआईटी क्यों किया। तो आई राइट। थिंक मुझे मेरा ये मानना है कि कोई भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, हुँ, चाहे वो एक एजुकेशन का है या एक हुँ, वर्किंग प्रोफेशनल के बतौर है, वो हुँ, एक्सपीरियंस एक तो आपके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है, हुँ, आपको वो कंट्रीब्यूट करता है, आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। हुँ, दूसरा, वो चीज़ आपके सोसाइटी में भी यू गिव बैक, है ना?
कि आप हुँ, एज एन इंजीनियर अगर आपने अच्छी शिक्षा हासिल की है तो हुँ, जब आप कब कल को कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ बनाएंगे यू विल गिव बैक टू द सोसाइटी, है ना। हुँ, जैसे आपने एज अ वर्किंग प्रोफेशनल एक सर्विस की है किसी एक हुँ, पर्टिकुलर करियर में, तो हुँ, आपने उस दौरान भी, जैसे मैंने करीबन ऑलमोस्ट अ डेकेड आई गॉट टू सर्व, है ना, एज एन आईएएस ऑफिसर, तो हुँ, उसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। और उसके हुँ, बाद भी जब वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके हुँ, साथ रहते हैं कि जब भी आप कुछ भी आगे काम करना चाहें तो वो हुँ, सारा जो आपको एक्सपोजर मिला है, आपके हुँ, जो अनुभव रहे हैं, वो हुँ। डेफिनेटली आपकी भी और सोसाइटी के भी काम आता है। आपने एक्सपीरियंस का यहाँ पे कशिश ज़िक्र किया, अनुभव जो है एक कलाकार जो है, क्रिएटिव इंसान जो है, उसे थोड़ा सॉफ्ट माना जाता है अमूमन और फ़ील्ड में जो लोग काम करते हैं। वहीं एक सिविल सर्वेंट जो है, वो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होता है, उसे प्रैक्टिकल बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। तो एक कलाकार और एक सिविल सर्वेंट किस तरीके से दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाना आपके लिए उस वक़्त वो जर्नी के बारे में बताइए? एब्सोल्युटली, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। ये जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट्स हैं, है ना, एक एक एज एन ऑफिसर या एज एन आर्टिस्ट, और तो आपको वो सब बैलेंस करके चलना बहुत आवश्यक है। एक एग्जांपल हमें जब हम अपनी तालीम लेते थे तब सिखाया जाता था कि जो तानपुरा की तार है वो अगर आप ढीली छोड़ देंगे तो उसमें से कोई स्वर नहीं आएगा, राइट। और हुँ, हालांकि अगर आप उसको बहुत कस देंगे तो वो तार टूट जाएगी। तो आपको हुँ, बैलेंस हमेशा रखना है ताकि उसमें से अच्छा स्वर निकल हुँ, सके। और हुँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये एज अ जो प्रैक्टिकलिटी है और हुँ, जो इमोशनल या जो एम्पैथेटिक एंगल है उसका आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बल्कि हुँ, मैं सोचता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट ये जो एम्पैथी है ना, वो हुँ, आपकी बढ़ती है। आप हुँ, इवन एज एन ऑफिसर यू कैन रिलेट के जो सिटीजन हैं जिनकी लास्ट माइल पे आपने सर्विस करनी है, जिनको आपने पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी करनी है, तो हुँ, उनके शूज़ में आप अपने आप को रख के देख सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या पेन पॉइंट्स हैं, और उसको हुँ, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हुँ। कशिश आपकी आवाज़ में ऐसी कशिश है कि सब आपकी ओर खिंचे चले आ रहे हैं। तो अब ये क्योंकि हम बातचीत बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन आप एक गायक हैं, तो पूरी जो हमें सुन पा रहे हैं, जो एनडीटीवी के दर्शक हैं, वो आपको सुनना चाहेंगे। तो आप अपना कोई एक फ़ेवरेट गाना, गज़ल जिसे भी आप चाहें, एक बार थोड़ा सुना दें। जी बिल्कुल, मैं एक गज़ल है जो बहुत मुझे अच्छी लगती है। गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले, उसके कुछ दो लाइंस मैं सुनाता हूँ। बहुत बहुत बेहतरीन है। हुँ। सारे मागा गा सानी नी धा सा, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले। वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू, कशिश थैंक यू। अब जो है आपका अपना पर्सनल फेवरेट किसे आप गज़लों को ज़्यादा पसंद करते हैं या प्रॉपर जो शास्त्रीय संगीत है या मैंने एक आपका सुना जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्योंकि मैंने मंडी हाउस में जब पंडित जसराज जी का हो रहा था वो मैंने लाइव उनको सुना था, वैसा ही कुछ आपने मंच पे एक प्रस्तुति वो भी दी है। तो पर्सनल लेवल पर और ख़ास तौर से आज की जनरेशन हम देख रहे हैं जिस तरह की फ़िल्में आ रही है और फ़िल्मों में रिएक्शन जेन ज़ी का जिस तरीके से होता है, ऐसे में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक उन तक भी पहुँचे, उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो। आपको क्या लगता है इसको लेके क्या किया जाना चाहिए? या आप क्या सोच रहे हैं?
जी, जी, बिल्कुल। तो मेरा जो पर्सनल फ़ेवरेट ऑफ़ कोर्स जॉनर है ऑफ़ म्यूज़िक है, तो वो डेफ़िनेटली हुँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, जो ख़याल हुँ, गायकी जिसको हम बोलते हैं। उसी से हमारी हुँ, भी जो सारी ट्रेनिंग हुई है शुरू से। आगरा घराना के जो स्टाइल ऑफ़ सिंगिंग में हमने सीखा, उसमें बहुत हुँ, गुरुओं को जो पुराने उसमें लोग हुए जिन्होंने इस स्टाइल ऑफ सिंगिंग को गाया बहुत बखूबी, तो उनको हम सुनते रहे। बट उसके साथ साथ क्लासिकल जो एक फाउंडेशन की तरह है ना, तो उसमें से बहुत सारे और जॉनर्स हैं जो उसके फाउंडेशंस के साथ साथ बने हैं, तो वो भी उसमें भी फिर हमने रुचि ली। जैसे सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक डिवोशनल है डेफिनेटली, तो पंडित जसराज जी का जैसे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि कैसे इंडियन डिवोशनल म्यूजिक को राग हुँ, संगीत में हुँ, बांध कर उन्होंने जो इतनी कॉम्पोजिशंस गाई और मतलब वर्ल्ड ओवर उसको लेके गए। तो उनके ही हुँ, कुछ ये कॉम्पोजिशंस हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ब्रजे वसंतम, गोविंद हुँ, दामोदर माधवेति, तो वो भी हम अक्सर गाते हैं अपने प्रोग्राम्स में। उसके साथ हुँ, साथ कुछ आई थिंक सेमी क्लासिकल और जो फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक हैं, जैसे कि ठुमरी है, वो हमारे आगरा में हुँ, भी बहुत गाई जाती रही। हुँ, और उसके साथ फोक भी है, जैसे कुछ फोक म्यूज़िक भी जैसे राजस्थान से पंजाब से, वो भी उसने भी इन्फ्लुएंस किया है रागों को एंड वाइस वर्सा। तो ये एक हुँ, बहुत, क्योंकि ये बहुत सेंचुरीज से म्यूज़िक चलते आ रहे हैं ये जॉनर्स, तो हम कोशिश हुँ, करते हैं कि एक तो क्लासिकल का अपना ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस देते हैं, बट जैसे हुँ, कहते हैं एंड में एक स्वीट डिश की तरह, जब कोई लोग एक ठुमरी या कोई ऐसा सेमी क्लासिकल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी सुनाते हैं। हुँ। तो आज की जेन ज़ी के लिए कुछ आप गुनगुनाना चाहेंगे? जी, जी। तो जो जेन ज़ी भी इनफैक्ट बहुत हमें ऐसे लगता है कि वो क्लासिकल नहीं सुनते, बट बहुत से जेन ज़ी हैं जो क्लासिकल सुन रहे हैं, गा रहे हैं, परफ़ॉर्म हुँ, कर रहे हैं। इनफैक्ट हुँ, जो हम अक्सर बात करते हैं कि आजकल बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, ये डेमोक्रेटाइज़ होता जा रहा है, राइट? पहले हाँ, सिर्फ़ चंद ही स्टेजेज़ होते थे जहाँ पे आर्टिस्ट परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो वो ऑर्गेनाइज़र की मर्ज़ी है कि मैं इन आर्टिस्ट को बुलाऊँगा या उनको बुलाऊँगा, और नए हुँ, वालों को मौका कम मिलता था। अब हुँ, आप हर एक आर्टिस्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अपना रिकॉर्ड करिए और उसको डाल दीजिए। अच्छा गाते हैं तो वो बात दिल तक पहुंचती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सुनते हैं। तो हाँ, उनके लिए भी एक, मैं एक खमाज राग में एक कॉम्पोजिशन है, हुँ, एक ठुमरी है ओरिजिनली, बट हाँ, वो सुनते हैं अक्सर जंजी लोग भी, मोरा सैया मोसे बोले ना, तो वो मैं हाँ, कुछ दो लाइन आपको सुना हाँ, देता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वेरी जी, नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। कशिश अब एक बार ये बताइए, जो इन दिनों क्लिप आपका बहुत वायरल हो रहा है, वो कब कैसे रिकॉर्ड हुआ? क्या हुआ था? और अचानक से सब, आप तो गा तो बहुत अरसे से रहे हैं, 8 साल की उम्र से गा रहे हैं। उसके बारे में बताइए और वो गुनगुनाइए भी। जी, जी, बिल्कुल, वो तो उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, दरअसल वो एक कोई प्लान्ड एक इवनिंग नहीं थी। हाँ, हम अक्सर हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ चंडीगढ़ में, जितिन और कोमल, तो हुँ, उनके वो भी म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं और शायरी के भी, तो अक्सर उनके घर पे हम बैठते हैं जब भी समय होता है, जब भी वो होते हैं यहाँ पे, और तो ऐसे ही कुछ अपनी चीज़ें सुनाते हैं, और भी कई आर्टिस्ट आते हैं तो अपना गुनगुनाते हैं।
तो उस दिन भी एक बॉलीवुड की सिंगर हैं जसपिंदर नरूला जी। तो हम्म। वो आए हुए थे सिटी में। तो हम्म। उनको ये लोग मिल रहे थे, जितिन और कोमल। तो उन्होंने मुझे भी लास्ट मिनट बोला कि वो भी आए हुए हैं, आप भी हम्म। अगर फ्री हैं तो आ जाइए, हम वैसे ही बैठेंगे, थोड़ा कुछ म्यूज़िक सुनेंगे सुनाएंगे। सो मैं लास्ट मोमेंट बस वहाँ पे ये प्लान हुआ तो मैं चला गया। और पहले उन्होंने भी, मैम ने भी कुछ बहुत प्यारी चीज़ें सुनाई। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप भी अगर कुछ सुना दें। तो ये पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की लिखी हुई एक चीज़ है, जो उनके अंदाज़े करम। हम्म। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भी इसको गाया है। तो हम्म। वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैंने भी उसकी कुछ दो लाइंस गा के सुनाई। और वो बस ऐसे ही शेयर कर दी कि ठीक है, क्योंकि मैं बहुत समय से हम गा रहे हैं अपनी स्टेज परफॉर्मेंसेज या इनफॉर्मल हम्म। क्लिप्स शेयर करते रहते हैं। तो मैं हम्म। डाल के और फ़ोन साइड पे रख के अपना चला गया। तो बस हम्म। कुछ टाइम बाद जब मैंने देखा हम्म। कि उसमें इतने सारे उसके शेयर्स होने शुरू हो गए हैं और लोग इतना कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ अलग है। मतलब आज तक इतना कभी ऐसा रिस्पांस नहीं मिला था। तो मुझे लगा कि इस बार कुछ ये ऐसी चीज़ है जो दिल को छुई है, लोगों को, सुनने वालों को। और हम्म। बस फिर उसके बाद एक दिन में ही फिर वो लैक्स ऑफ व्यूज़ उसके होने लग गए। फिर वो धीरे धीरे मिलियंस पे चला गया, और कितने सारे लोगों ने, आर्टिस्ट ने शेयर करना शुरू कर दिया। तो हम्म। मतलब वो दैट हैज़ बीन रियली हो जाए एक अमेजिंग बार। एंड। हाँ जी जी, उसका भी मैं आपको सुनाता हूँ। तो वो लाइंस इस तरह हैं कि वो भी अपने ना हुए और हम्म। दिल भी गया हाथों से, हम्म। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। हम्म। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शायद आपके नाम के मुताबिक ही आपकी आवाज़ में भी वो कशिश है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताइए, अब आप इतने मुकाम हासिल कर चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट? अगला कदम क्या? क्या चाह रहे हैं? अभी आपने एक स्टार्टअप भी शुरू किया है। जी जी, तो आई थिंक हमेशा से ये एफर्ट यही रहा है कि इस वो काम करें जो जो आपको जिस जो करने में अच्छा लगता है, और जिससे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस फील्ड में। चाहे वो पहले आईआईटी की पढ़ाई हुई, या एज एन आईएएस ऑफिसर रहा, या एज एन आर्टिस्ट रहा है। तो ये जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है एआई इन एजुकेशन का, तो ये भी हमारे एक क्लोज फ्रेंड हैं अपूर्व। तो उनके साथ हमने मिलके स्टार्ट किया। तो इसमें भी द एम वाज कि जैसे आप और हम हैं, हम सबको अच्छी एजुकेशन का मौका मिला, अच्छे वर्किंग प्रोफेशंस मिले। तो बट वो अभी भी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत से लोग हैं जिन तक वो नहीं जा पाती हैं। तो उसमें एक द आइडिया वाज कि कैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है उसको डेमोक्रेटाइज कर सकें। तो आई थिंक एआई एक ऐसी बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिससे आप एजुकेशन को एक्सेसिबल बना सकते हैं, अफोर्डेबल बना सकते हैं, एंड यू कैन टेक इट टू द लास्ट माइल। तो उस गोल और विजन के साथ हमने ये इनिशिएटिव अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि हुँ, एआई ट्यूटर्स हम डेवलप कर रहे हैं, जो हुँ। कि एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन को लास्ट माइल तक लेके जा सकें। एआई का आपने ज़िक्र किया, हालाँकि इस सब्जेक्ट से मैं थोड़ा अब अलग हो रही हूँ। कल ही मैं कहीं कुछ पढ़ रही थी, होता है नोटिफ़िकेशन आते हैं फ़ोन पे आपके, कुछ-कुछ न्यूज़पेपर के भी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, तो एआई को लेकर कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एआई का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेन डल हो जाता है आपका। और एआई जो है, ये भी माना जाता है कि जैसे-जैसे बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी इश्यूज़ आने आले वाले वक़्त में देखने को मिल सकते हैं। इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, एब्सोल्युटली। एआई का ये जो डिसरप्शन है, वो हुँ, अक्रॉस द इंडस्ट्री वो हो रही है। मतलब नॉट ओनली एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, हुँ, द इंटायर इंडस्ट्री इज सीइंग दिस डिसरप्शन। बट आई हुँ, थिंक उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये हुँ, जानना कि एआई क्या है, उसको हुँ, कैसे सही तरीके से यूज़ किया जाए,
और जैसे हुँ, आपने बहुत सही कहा कि उस ये एआई को ऐसा ना हो कि वो हमारी थिंकिंग आउटसोर्स हो जाए उसमें, बट हुँ, ऑन द अदर हैंड हम उसको यूज़ करके और प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकें। तो हुँ, जॉब्स का भी एक बहुत अच्छी सेइंग है जो कहते हैं कि एआई विल नॉट टेक योर जॉब, बट हुँ, समवन हु इज यूजिंग एआई विल, है ना? तो यूजिंग हुँ, एआई इफेक्टिवली, है ना? तो इसलिए आप हर एक सबको ज़रूरी है जो एजुकेशन में अभी डिफरेंट स्टेजेस में है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं, कि एआई के बारे में जानें, कैसे उसको अच्छे से यूज़ करना है और प्रोडक्टिव होने के लिए। तो जो चीज़ हुँ, करने में कोई आपको रिसर्च करने में या रिपोर्ट्स बनाने में या कंटेंट क्रिएट करने में आपको हुँ। कई दिन लगते थे, अब वो कई मिनटों में आप कर सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं कशिश उससे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी तो होती थी। जैसे गूगल करके आप 10 चीज़ें देखते हैं, आपके दिमाग में बहुत चीज़ें आती है। मैं पढ़ रही थी जो मैंने आर्टिकल का ज़िक्र किया ब्रेन डल हो जाता है। किसी एक बैंगलोर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लिखा कि उनकी मेमोरी जो है वो अब वैसी नहीं रही एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से। तो ब्रेन का इस्तेमाल आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल कहीं न कहीं थोड़ा कम भी तो कर देते हैं एआई का जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो। नहीं, एब्सोल्युटली वो एक ये जो ट्रेंड है वो तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये ट्रेंड तो मतलब बहुत सारे डेकेड से चल रहा है। जब कैलकुलेटर नहीं थे, तब हम लोग सब खुद से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब खुद करते थे। अब वो कैलकुलेटर आ गए हैं तो कोई नहीं करता है। पहले हमें जब मोबाइल के नंबर सबके मोबाइल याद नंबर्स, रहते थे, आज एग्ज़ैक्टली वही नहीं बोलने रा वाला हूँ। रहते। राइट। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली आप अपने इवन क्लोज़ कुछ लोगों के अलावा किसी का आपको फ़ोन नंबर भी नहीं याद होता है। तो हुँ, गूगल सर्च भी तो बाद में आया, पहले तो हम खुद जाके हुँ, बुक्स से पढ़ते थे, रिसर्च करते थे। राइट। अब तो एक हुँ, कीवर्ड डालते हैं और उसके राइट। इतने सारे रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो वो तो टेक्नोलॉजी से की एक डायरेक्शन है हुँ, जिसको इंडिविजुअली हम उसको नहीं रोक सकते, बल्कि वो एक प्रोडक्टिविटी की तरफ ही जा रहा है। बट हुँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको मालूम हुँ, हो कि इसके क्या हुँ, प्रोज़ हैं और क्या हुँ, कॉन्स हैं, है ना? कि हुँ, क्या इसके थ्रेट्स हैं, हुँ, क्या इसमें बायसेस हो सकते हैं, है ना? हुँ, और क्या इससे जैसे कि हमने कहा कि आउटसोर्सिंग ऑफ ऑफ थिंकिंग का एक प्रॉब्लम, प्लेजरिज्म की भी एक बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है कि एआई से आप चैट हुँ, जीपीटी से सीधा आंसर निकलवा रहे हैं और उसको ऐसे हाँ, कट कट पेस्ट कर रहे हैं। उसकी राइट। बजाय उन टूल्स को यूज़ किया जाए अपनी थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। आप वही हुँ, टूल्स को चीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वही टूल्स हुँ, से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं जिससे आपकी थिंकिंग और स्ट्रांग हो। तो वो हुँ। द राइट यूज़ ऑफ एआई इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कशिश आपसे बात करते-करते मुझे लग रहा है आप क्योंकि इंजीनियर भी रहे, आप आईएएस भी रहे, आप अब हिंदुस्तानी वोकल को हिंदुस्तानी गायकी को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। लेकिन आपको लगता है समाज, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, विकास के लिए अगर आप सिविल सर्वेंट रहते तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर पाते। आप एक यंग जनरेशन के हैं, 36-37 साल आपकी उम्र है। पंजाब के जालंधर से आपने वहाँ एक पला-बड़ा इंसान यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा। तो अगर सिविल सर्वेंट रहते तो सबसे ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम कर पाते आप? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक ये अक्सर ये चीज़ कहा जाती है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं इसके। मेरा मानना ये है हाँ, कि आप चाहे कुछ भी काम करें, ठीक है? चाहे आप हाँ। इसमें कोई भी काम बड़ा या छोटा मैं नहीं मानता हूँ। चाहे आप कोई भी हुँ, काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज़ेशन में नीचे स्तर पे हैं या ऊपर स्तर पे लीड कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, हुँ, आप पेंटर हैं, ठीक है? आप एक हुँ, राइटर हैं, आप जो भी काम करें बस शिद्दत से करें। शिद्दत से करेंगे तो ज़रूर हुँ, वो कहीं न कहीं लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी और आप एक पॉज़िटिव हुँ। कंट्रीब्यूशन कर पाएँगे। चलिए जाते-जाते आज की जनरेशन जो आपको सुन रही है या वो जो ख्वाब लेके रहती है कि हम सिविल सर्वेंट बने या इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा यही मैसेज है कि आई थिंक वन शुड डेफिनेटली लुक फॉर दैट ट्रू कॉलिंग जिसको इनर कॉलिंग बोलते हैं, है ना? एंड नॉट बी सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल प्रेशर्स, है ना? कई बार हमें सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है कि ये कीजिए या वो करिए या वो करिए। ठीक है, आप सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, यू कैन हुँ, गिव टाइम, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अच्छी हुँ, एजुकेशन लें, अच्छी हुँ, शिक्षा, कोई भी फील्ड की, डिसिप्लिन की, आर्ट की, वो लें। बट एक हुँ, बार आपने सारे जो डिसिप्लिन्स और पॉसिबिलिटीज़ आपने देखी हैं, एक्सप्लोर की हैं, उसके बाद हाँ, वेयरएवर योर ट्रू कॉलिंग हुँ, गाइड्स यू एंड लीड्स यू, आपको वो फॉलो करना चाहिए। उससे दोनों को फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है कि आप खुश रहेंगे, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस इज़ व्हाट रियली मैटर्स, और हुँ। उससे आप सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाएँगे। बिल्कुल, कशिश बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने वक़्त निकाला और इतनी अच्छी प्यारी-प्यारी बातें की और बहुत से लोग जो आपको सुनना चाह रहे थे, उनके लिए आपने गुनगुनाया भी और उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य आपका और उज्ज्वल हो और आप सोसाइटी के लिए जो कुछ करना चाह रहे हैं, उसको उस मुकाम को हासिल करते हुए उसे पूरा भी कर पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू सो मच जय जी फॉर हैविंग मी।
थैंक यू। थैंक यू। प्लेज़र। थैंक यू सो मच।